गुड मॉर्निंग। यस, कोई होमवर्क थे? कौन कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 का एक अधूरा पार्ट था, 7 था, 9 था और 10 था। ठीक है, 2 का वो अधूरा वाला पार्ट बता दो कि सीमेंट लिमिटेड, स्टील लिमिटेड, लीकर लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके रिटर्न कितना है फ्रॉम CAPM? कितना? 23.86%। ठीक है, 22.63%। फिर 20.17% और 26.2%। मतलब गवर्नमेंट का आंसर तो करीब करीब मार्केट के आसपास ही है, क्योंकि बीटा उसका करीब करीब 1 ही है। अगर ये 1 होता ना एग्जैक्टली तो 26.33 आ जाता। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं? ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है? सेकेंड पार्ट का आंसर आपसे पूछा एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो मतलब आपको कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ना है और डिवाइडेड बाय 4 करना है। 23.86, 22.63, 20.17, इन सबको जोड़ के डिवाइड बाय 4 कर दो। सिंपली क्योंकि हमारे पास वेट नहीं है, समझ पा रहे हो? वेट होता हम वेटेड एवरेज कर देते हैं, पर यहां पर वेट नहीं है तो हम मान लेंगे इक्वल है। इक्वल है मतलब सबको जोड़ो, डिवाइड बाय 4। डिवाइड बाय 4 किया तो कितना आ जाएगा? बताओ आंसर कितना आ रहा है? 23.22% आ रहा है। 23.22%। इस 23.22 को निकालने का एक तरीका और हो सकता था। वो क्या? ध्यान से सुनना। RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। ये वाला जो बीटा है, ये बीटा हम सीमेंट लिमिटेड का लेंगे, सीमेंट का रिटर्न आ जाएगा। स्टील लिमिटेड का लेंगे, स्टील का रिटर्न आ जाएगा। लिकर का लेंगे, लिकर का रिटर्न आ जाएगा। अगर बीटा ही एवरेज ले ले तो बीटा ही एवरेज ले ले तो एवरेज रिटर्न आ जाएगा क्या? श्योर। तो बीटा को एवरेज ले लो। RF RM तो सेम ही रहेगा। 14 प्लस 26.33 माइनस 14, बीटा एवरेज कर दो। बीटा मतलब 0.8 प्लस 0.7 प्लस 0.5 प्लस 0.99 डिवाइडेड बाय 4, कितना? 0.7475। मैं बोल रहा हूं आपका आंसर यही आ रहा होगा। चेक इट। आपने चारों को जोड़ के डिवाइड बाय 4 किया, या पहले बीटा को एवरेज निकाला और फिर CAPM में डाल दिया। इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा उससे। श्योर है? 100%। बढ़े आगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। फिर था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर बताओ। 7 में आपसे क्या क्या पूछा है? कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, बस इतना ही पूछा है। पहले आपने निकाला होगा बीटा। बीटा निकाला होगा तो 0.8 मल्टीप्लाई 2.8 डिवाइडेड बाय 2.3, तो यह होगा 0.9739। ये है क्या? 0.9739 को आप मल्टीप्लाई कर दो RM माइनस RF से, प्लस उसमें कर दो RF, तो इट इज कमिंग 17.40। 17.40% आपका ये रिटर्न आ रहा है। आ रहा है? जा रहा है। RF 8 प्लस RM माइनस RF मतलब 18 माइनस 8 10, 10 को मल्टीप्लाई कर दो 0.97 से तो 9.7, तो 9.7 प्लस 8 तो इट इज कमिंग 17.7।
वापस एक बार देख लेते हैं। 17.7 आ रहा है। ठीक है, 0.97 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8, तो इट इज कमिंग 17.7। ठीक है, फिर था क्वेश्चन नंबर 9। 9 का 2 आंसर आएगा, राइट। पहला आंसर 9 का ए पार्ट कितना आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट कितना? 10.5%। इसमें एक आपत्ति हो सकती है, मैं देख लेता हूं। हो सकता है कि आपत्ति आपको रही हो, जिनको भी डाउट आ रहा है ना, वो शायद इसी आपत्ति की वजह से आ रहा है। इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा होगा कि इन्होंने रिस्क फ्री रिटर्न जो है वो 0.06 दे दिया। 0.06 मतलब 6%, तो वहां तो कोई आपत्ति नहीं। श्योर, आप चाहो तो पूरा पॉइंट में भी कर सकते हो। अगर 0.06 ही लेना है तो फिर 15% को भी 0.15 लिख दो। पूरा पॉइंट में करोगे तो भी आंसर पे इंपैक्ट नहीं आएगा। इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। या तो सब पॉइंट में कर दो या सब परसेंटेज में कर दो, 1.1% नहीं चलेगा। तो ये तो सबने जज कर लिया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि आपको ऐसा लगा होगा कि ये जो दिया है वो ER है, तो आपने RM निकाल लिया हो। पॉसिबल है ऐसा कि दिया है वो ER है और आपने निकाल लिया हो RM। तो देखो, आप सबसे पहले आपसे रिक्वायरमेंट क्या पूछिए? कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। ER ऑफ सिक्योरिटी तो इन्होंने पूछा है, बोले दिया भी फिर ER है। वो ER ऑफ पोर्टफोलियो दिया है, और ER ऑफ पोर्टफोलियो मतलब बेसिकली जो है ना, ऐसा नहीं कि ER एक्सपेक्टेड वर्ड जो छप गया है वो, ध्यान से सुनना। हम यहाँ ER लिख रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि RF और RM जो है वो, ये बेसिकली ये भी ER ही है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री एसेट। ये भी ER ही है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट। बस हम ई वर्ड यूज नहीं कर रहे, हमने ई वर्ड यहां यूज कर लिया। मतलब एवरीथिंग इज एक्सपेक्टेड। तो आप केवल एक्सपेक्टेड रिटर्न से ये जजमेंट मत लगा लेना कि वो तो सिंगल सिक्योरिटी का ही होगा। उसके आगे भी पढ़ना कि वो एक्सपेक्टेड रिटर्न किसका है। श्योर, हर चीज ER है, लिख नहीं रहे बस। गेटिंग माई पॉइंट? तो ER ऑफ सिक्योरिटी अगर है तो यहां आएगा। ER ऑफ पोर्टफोलियो दिया है इन्होंने, ER ऑफ सिक्योरिटी तो पूछा है, तो पोर्टफोलियो दिया है मतलब अब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पोर्टफोलियो के रिटर्न को, क्योंकि वो कंबाइंड रिटर्न होता है, तो मजबूरी में हमें उसे मार्केट का रिटर्न मानना पड़ेगा। क्योंकि कंबाइंड रिटर्न को मार्केट का रिटर्न बोला जा सकता है क्या? श्योर। तो वो जो दिया है ना वो RM है, वो जो दिया है वो RM है। इन द एब्सेंस ऑफ RM पोर्टफोलियो के रिटर्न को हम RM मान लेते हैं। तो उस हिसाब से रिटर्न जो है वो कितना 10.5 आ रहा है, क्या आ रहा है? फिर बीटा कितना आ रहा है? 1.33। बीटा 1.33। अनदर सिक्योरिटी का रिटर्न 18 है, तो क्या होगा उस केस में भी? RM आपको 15 ही लेना है। श्योर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किया आपने, इसमें बीटा आया होगा आपका 0.9375। ये तो इंटरमीडिएट कैलकुलेशन, अल्टीमेटली तो आपसे ER पूछा है। ER कितना आया ये बताओ? ER आया होगा 10.69%, राउंडेड ऑफ आ रहा है। तो यहां तक की कहानी थी हमारी कल की। आ जाए अब आज के लेक्चर पे। ठीक है, तो आज के लेक्चर पे हम आ जाते हैं। एक बार आप पढ़ना क्वेश्चन नंबर 4 जरा। क्वेश्चन नंबर 4, एक बार उसकी रिकॉर्डिंग, एक बार जो है वो एक बार रीडिंग कर लो। Detail of portfolio held by your client which yield an average return of 17% are given below. फिर आपको सारे डिटेल कुछ वैसे ही दिया। फाइंड आउट द रिटर्न फ्रॉम ईच इन्वेस्टमेंट यूजिंग CAPM। क्या ये वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था?
दे दूं होमवर्क, दे दूं? तो फिर आप गलती कर रहे हो कि आपने अगर हाँ बोल दिया होमवर्क दे दो, तो दिक्कत है इस क्वेश्चन में एक, जो क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं थी। बोले क्या दिक्कत है? बोले आरएम मिसिंग है, निकाल लेंगे, आरएम तो हमें आता है निकालना। वो तो ठीक है, आरएम मिसिंग है, निकाल लोगे, बीटा गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आरएफ गिवन था, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सीधा सीधा गिवन था 14%। देखो आप यहाँ पे गिवन नहीं है। बोले गवर्नमेंट बॉन्ड के रिटर्न को आरएफ मान लो। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन हम ऐसा कर सकते थे, बट यहां नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो क्यों नहीं करेंगे? उसका रीजन भी समझ लो कि देखो उसका बीटा 1 है, बीटा 1 है मतलब वो फ्लक्चुएट तो हो रहा है, जितना मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है उतना वो भी फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब वो रिस्क फ्री तो नहीं है। श्योर, फिर भी और कोई तरीका नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट बॉन्ड को हमें मजबूरी में रिस्क फ्री मानना पड़ता, बट यहां और तरीका है। बोले क्या तरीका है? बोले आप बताओ, सोचो आप। क्वेश्चन की टॉप लाइन में आपको एवरेज रिटर्न दिया है क्या? दिया है। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं ER इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बीटा, और अगर मैं इसकी जगह 17 लिख दूं, इसका मतलब यह है कि मुझे बीटा जो है, अगर मैंने यहां एवरेज लिख दिया तो बीटा मुझे एवरेज वाला लेना पड़ेगा। श्योर है क्या? चलो ठीक है ना, बीटा मैं एवरेज वाला ले लूंगा। बीटा इन सबको आप एवरेज कर दो, 0.7 प्लस 0.9 प्लस 0.8 प्लस 1.1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है? इन सबको जोड़ के डिवाइड बाय 5 कर दो, कितना आ रहा है? 0.9। तो RF की जगह मुझे नहीं पता, RF की जगह मैं RF ही लिख देता हूं। RM क्या मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा वर्किंग नोट में? RM में कैलकुलेट कर पाऊंगा, माइनस RF मुझे नहीं पता अगेन, और बीटा की जगह मैं लिख दूंगा 0.90 एवरेज वाला बीटा। बीटा की जगह मैंने ये एवरेज वाला बीटा लिख दिया, क्यों? क्योंकि मैंने रिटर्न भी कौन सा वाला लिया था? एवरेज वाला। तो अब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इस पूरी इक्वेशन में मिसिंग है तो क्या? RF। RM भी मिसिंग है, बट RM की कैलकुलेशन हमारे पास है, RM हम निकाल लेंगे कि कॉस्ट के पूरे टोटल को हम P0 नाम दे देंगे, डिविडेंड के पूरे टोटल को हम D1 नाम दे देंगे, प्राइस एट द एंड के पूरे टोटल को हम P1 नाम दे देंगे। तो ऐसे क्या RM आ जाएगा। अब आपके पास RM आ गया, उससे आप RF निकाल लोगे, फिर RM है, RF है, बीटा है, तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न भी निकाल लोगे। श्योर, दे दो होमवर्क इसके बाद, अब कोई आपत्ति नहीं है? 100%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों होमवर्क। फाइव भी एज इट इज सेम है, जैसा 4 है वैसा ही 5 है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अब रिटर्न का जो हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कि एग्जाम में, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कब कौन सा डेटा दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा डेटा दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इसको हम रिटर्न की कैटेगरी में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो हमने एक ही पढ़ी, दूसरी पढ़ेंगे तो दूसरे का फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो रिटर्न के केस में जब फ्लो चार्ट बनेगा तो ध्यान से देखना, रिटर्न 2 ही टाइप के होते हैं, या तो सिंगल सिक्योरिटी का होगा या पोर्टफोलियो का होगा। श्योर, अगर सिंगल सिक्योरिटी का रिटर्न है, राइट, तो यहां पे एक क्वेश्चन पूछो अपने आप से, क्या इज क्वेश्चन स्पेसिफाई अबाउट CAPM? क्या क्वेश्चन ने खुद ने बोल दिया कि आगे चल के CAPM लगाना है, जैसा कि पिछले कुछ क्वेश्चंस में था? जवाब आता है यस, कि हाँ बोला है। बोला है तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बोला है तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? इसको इधर ना लिखते हुए इधर लिख दो। जवाब आता है यस, तो फॉर्मूला लगेगा कौन सा? RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बीटा। जवाब आता है नो, बोले ये तो नहीं है। ठीक है, नो आता है तो एक क्वेश्चन और पूछो, इज, ध्यान से देखना, इज सीरीज ऑफ
सीरीज ऑफ पास्ट ईयर्स रिटर्न इज गिवन। क्या पास्ट ईयर के रिटर्न की सीरीज दी है क्या, कि 2001 से लेकर 2010 तक का रिटर्न ये है, 2011 से लेकर 2015 तक का रिटर्न ये है, ऐसा कुछ सीरीज दी है क्या, पिछले 5 साल का, पिछले 10 साल का? अगर ऐसी दी है तो फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। यस, सीरीज गिवन है तो फॉर्मूला लगाना है कौन सा, एक्स बार का। या तो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन, या समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। और एक फॉर्मूला मैं और नया बता रहा हूं जो आपके लिए नया तो नहीं होगा, कि समटाइम्स फ्रीक्वेंसी की जगह प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, एफ की जगह पी गिवन है, फॉर्मूला सेम हो जाएगा, एफ की जगह हम पी वर्ड यूज कर लेंगे कि इतना होने के चांस इतने, इतने होने के चांस इतने, इतने होने के चांस इतने। तो इसका फॉर्मूला और कुछ नहीं है, समीशन पी एक्स अपॉन समीशन पी ना भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि समीशन पी का टोटल क्या होता है 1। तो समीशन पी एक्स अपॉन समीशन पी लिख सकते हो, बट उसका कोई मीन नहीं है, तो डायरेक्ट आप समीशन पी एक्स लिख दो व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन। तो हमें ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं आएगी कि ये सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है कि डिस्क्रीट सीरीज है कि विद प्रोबेबिलिटी, वो तो देखने से ही समझ आ जाएगा। ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आएगी कि भैया एक्स बार लगाना है कि नहीं लगाना, ये तो बताओ। एक्स बार लगाना है तो फिर कौन सी सीरीज लगानी है हमें पता है, समझ पा रहे हो क्या? तो वो पता चलेगा कि क्या पास्ट ईयर की कोई सीरीज दी है रिटर्न की, जवाब बताए यस, तो हम वो सीरीज वाले फॉर्मूले देख लेंगे, इंडिविजुअल है डिस्क्रीट है, वो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं है। जवाब आता है नो, सीरीज गिवन नहीं है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और पूछो। इज मतलब CAPM भी नहीं है, सीरीज भी नहीं है, इज P0 D1 एंड P1 इज गिवन। क्या ये गिवन है? जवाब आता है यस गिवन। थोड़ा सा मैं यहां से लिख देता हूं, यस गिवन है। तो फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, D1 प्लस P1 अपॉन P0 माइनस 1। अब मजे की बात तो ये होगी कि अगर ये भी नो आता है, जवाब तो कुछ भी हो सकता है यस या नो, ये भी नो आता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बोले CAPM। समझ पा रहे हो कि CAPM तब तक नहीं लगाना है जब तक या तो क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई ना करे, या क्वेश्चन में और कोई रास्ता ही ना बचे। क्वेश्चन में और कोई रास्ता नहीं भैया, CAPM लगाना ही पड़ेगा आपको, कि डेटा कुछ ऐसे है नहीं, तो फिर CAPM। श्योर, समझ आ रही है बात? ये फ्लो चार्ट था किसके एंगल से, सिंगल सिक्योरिटी के। और पोर्टफोलियो में, बोले पोर्टफोलियो में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं ना, पोर्टफोलियो में तो एक ही फॉर्मूला है, वो है समीशन R इंटू W डिवाइडेड बाय समीशन W, खत्म। इसको अगर 2 सिक्योरिटी 3 सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं हम, राइट। शॉर्ट में ये फॉर्मूला है, वरना R1 W1 प्लस R2 W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। अगर 3 सिक्योरिटी है तो R1 W1 प्लस R2 W2 प्लस R3 W3 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस W3। अल्टीमेटली यहाँ पे इस फॉर्मूले में भी यही हो रहा है कि W का सबका टोटल हो रहा है और R इंटू W का सबका टोटल हो रहा है। श्योर है? तो पोर्टफोलियो में कंफ्यूजन नहीं है, बस इतना जानना जरूरी है कि पोर्टफोलियो का रिटर्न वो क्वेश्चन के डेटा को देख के, कि क्वेश्चन ने मल्टीपल रिटर्न पूछा है तो पोर्टफोलियो का रिटर्न, और क्वेश्चन ने पूछा है कि एक्स लिमिटेड का रिटर्न निकालो, वाई लिमिटेड का रिटर्न निकालो, जेड लिमिटेड का रिटर्न निकालो, तो फिर ये कुछ क्वेश्चनरीज पूछ लो कि CAPM दिया है, नहीं दिया है तो D1 P1 दिया है, नहीं दिया है तो पास सीरीज दिए, अगर ये सब नहीं है तो CAPM, ये सब है तो फिर ये वाले फॉर्मूले। श्योर? तो ये था फ्लो चार्ट ऑफ रिटर्न, इसको आप नोट डाउन कर लो और ये आपकी फॉर्मूला कॉपी में भी जाना चाहिए, राइट। लिख लो आप।
हो गया नोट डाउन? यस, लिख लो लिख लो लिख लो। यस, बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, अगली कैटेगरी जो हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ रिस्क। और रिस्क का एक सिंबल है, आप उसको देख के ही समझ जाओगे, स्टैंडर्ड डिविएशन। पहले समझते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन है क्या, फिर मैं कनेक्ट करता हूं कि इसको रिस्क कम क्यों बोल रहे हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन का एक बेसिक जो मतलब है वो है डेविएशन फ्रॉम मीन, कि एवरेज से डेविएशन, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 12, 13, 11, 12, 15, 16, 12, 13, 11, 20, 14, 10, ऐसा कुछ लिखा मैंने, राइट। और दूसरा एक एग्जांपल लिखता हूं 5, 15, 17, 25, 20, 40, 6, 7, ऐसा कुछ। तो आप ध्यान से देखना कि ये जो पहला वाला है इसका मीन अगर निकालने जाओगे तो इसका मीन जो है, मान लो इस पॉइंट को मैंने मीन बनाया तो बाकी सब पॉइंट इसके आसपास ही है क्या? 12, 13, 11 सब मीन से अगर डेविएट अगर होंगे तो थोड़े बहुत ही है, मीन के आसपास ही है सारी वैल्यू, क्योंकि ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसमें दिख नहीं रहा। और इसमें अगर ये मीन का पॉइंट बनेगा तो कोई ना कोई वैल्यू, कोई पास होगी कोई दूर होगी, ऐसा कुछ होगा। समझ पा रहे हो? मतलब पहले वाले में रिस्क जो है वो कम है क्योंकि फ्लक्चुएशन जो है ना वो कम है। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब वो बता रहा है फ्लक्चुएशन। समझ पा रहे हो? और फ्लक्चुएशन का मतलब भी तो शेयर मार्केट में रिस्क है। शेयर मार्केट में रिस्क है क्या? और फ्लक्चुएशन की, आज ये शेयर खरीदा कल को ये बढ़ जाएगा तो फायदा हो जाएगा, गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। श्योर। तो उस फ्लक्चुएशन को जो नापता है, फ्लक्चुएशन को जो आपको फिगर्स में देता है, वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। गेटिंग माय पॉइंट? अभी तो मैंने ये बताया कि किसमें रिस्क ज़्यादा होती है, किसमें कि शेयर जो है एक शेयर आज 5 रुपये पर चल रहा है, कल 30 रुपये हो जाएगा, राइट। कुछ दिनों बाद वो वापस 6 रुपये आ जाएगा, फिर 50 रुपये हो जाएगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है उसमें। तो उसका एक एवरेज पॉइंट भी निकालेंगे तो एवरेज से सारे जो फिगर्स जो वो एवरेज से काफ़ी दूर दूर होंगे, मतलब रिस्क ज़्यादा है। श्योर। अब कोई शेयर है ऐसा जो ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाता, जैसे HDFC का शेयर ला सकते हो आप। HDFC का शेयर बढ़ेगा 2-3-4%, गिरेगा भी 2-3-4%, ना बढ़ता ना गिरता, तो वो रिस्की नहीं है ना। आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा तुरंत के तुरंत एक दिन में डबल भी नहीं हो रहा, तो एक दिन में पैसा तुरंत के तुरंत जीरो भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा। बट कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिसमें आपने पैसा लगा दिया, हो सकता है महीने भर में पूरा खत्म हो जाए, हो सकता है महीने भर में डबल हो जाए। समझ पा रहे हो? रिस्क को समझ पा रहे हो? श्योर। कैसे कैलकुलेट होती है उसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद कर रहे हैं, बट रिस्क क्या होती है ये समझ आया क्या? श्योर। ठीक है, अब रिस्क के कुछ फॉर्मूले हम देखने की कोशिश करते हैं, रिस्क के फॉर्मूले समझने की कोशिश कर रहे हैं।
रिस्क स्टैंडर्ड डिवीजन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इंडिविजुअल सीरीज, एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी ये जो रिस्क आएगी, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा तो अंडर रूट आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर जो है वो प्लस माइनस दोनों होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस मतलब अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है उसका आंसर प्लस माइनस दोनों होता है क्या? यस। कि जैसे 4 है, 4 का अंडर रूट हम 2 बोलते हैं जनरली, लेकिन प्लस माइनस 2 बोलना ज़्यादा लॉजिकल है, क्योंकि -2 × -2 भी 4 होते हैं और 2 × 2 भी 4 होते हैं। श्योर है? इसलिए हमने इसको अंडर रूट, जब जब रिस्क आएगा तब तब अंडर रूट आएगा, ये मान के चलना। क्यों? क्योंकि रिस्क का फ्लक्चुएशन केवल वन साइड नहीं होता, फ्लक्चुएशन कैन बोथ साइड। ठीक है, ये तो समझ आ गया। फिर आपको क्या करना है, रिस्क का मतलब माइंड में रखो कि डेविएशन फ्रॉम मीन। तो हम क्या करेंगे, x में से x बार लेस करेंगे, x माइनस x बार, मतलब जो जो सीरीज है उसमें से मीन का डेविएशन निकालते हुए जाएंगे कि कितना कितना डिफरेंस है भैया, वो डिफरेंस बताओ। ठीक है, उस डिफरेंस को हम कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया, उसका रीजन समझने की कोशिश करना कि स्क्वायर इसलिए किया ताकि क्या होगा कि कुछ डेविएशन प्लस होंगे, कुछ डेविएशन माइनस होंगे, तो उस माइनस साइन को हमने हटाने के लिए स्क्वायर किया, राइट। हालांकि इंपैक्ट डबल आ गया, वो समझ पा रहे हो। बट अभी रुको 1 मिनट के लिए, उस स्क्वायर को फिर नलीफाई भी कर देंगे। स्क्वायर बस इसलिए किया ताकि वो जो माइनस साइन बीच में आ रहा है वो हट जाए। ठीक है, फिर क्या करें, वो जितना भी टोटल आया ना, जैसे ये एक्स सीरीज है, एक्स सीरीज है, मान लो 10, 15, 20, 12 और 13, इसका जो मीन है वो कितना आ रहा है, 10 + 15 + 20 + 12 + 13 डिवाइडेड बाय 5, इसका मीन आ रहा है 14। तो अब जब आप x माइनस एक्स बार करोगे तो कुछ चीज़ें प्लस आएगी तो कुछ चीज़ें माइनस आएगी। जैसे 10 में से 14 लेस करोगे तो -4 आ जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। तो अब कुछ प्लस हो गया, कुछ माइनस हो गया, तो इसको हमने नलीफाई करने के लिए क्या कर दिया, स्क्वायर। डबल का इम्पैक्ट है, अभी समझेंगे, बट स्क्वायर कर दिया तो एक x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का एक कॉलम और बन गया। फिर हम कर देंगे इसका टोटल, फिर कर देंगे हम इसका टोटल। बोले टोटल क्यों कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं कि ये जो अलग अलग हैं, ये सारे डेविएशन है, एक एक एलिमेंट्स है। इस डेविएशन को, अब वो तो एक एक एलिमेंट्स है ना, हमें क्या चाहिए, हमें तो पर्टिकुलर शेयर का चाहिए कि भैया मान लो रिलायंस का ये डेटा है, तो आप रिलायंस का फ्लक्चुएशन बताओ। ये मत बताओ कि 2012, मान लो 2012 का ये डेटा है, 2013 का है, 2014 का है, तो 2012 में कितना फ्लक्चुएशन रहा, 2014 में कितना फ्लक्चुएशन रहा, 2015 में कितना फ्लक्चुएशन रहा, 2016 में कितना रहा, ये मत बताओ। आप मुझे बताओ एवरेजली कितना फ्लक्चुएशन रहा। तो ये फ्लक्चुएशन के टोटल को हम एवरेज कर देंगे। एवरेज मतलब इसका हम करेंगे समीशन और डिवाइडेड बाय कर देंगे n, तो क्या वो एवरेज आ गया। श्योर कि हर बार अलग अलग क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन। उस फ्लक्चुएशन को अलग अलग को हमने कर दिया एवरेज, ताकि एक फ्लक्चुएशन आ जाए, कभी कम रहा कभी ज़्यादा रहा, बट फ्लक्चुएशन का एवरेज आ गया। लेकिन अभी भी इम्पैक्ट डबल का है, हमने स्क्वायर किया हुआ है ना, अभी भी इम्पैक्ट डबल का है, वो अंडर रूट कर दिया हमने, तो क्या वो स्क्वायर नलीफाई हो गया। किसी भी चीज़ के स्क्वायर को करने के बाद अगर अंडर रूट कर दो तो नलीफाई हो जाता है क्या, मतलब वो नलीफाई हो गया। मतलब कहानी क्या, फॉर्मूला लॉजिकली क्लियर हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक वैल्यू से डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब क्योंकि डिफरेंस में माइनस साइन आ गया तो उसको हटाने के लिए हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उसका एवरेज कर रहे हैं ताकि डिफरेंस पता लगे कि यार एवरेजली डिफरेंस कितना आ रहा है। श्योर। और फिर उस स्क्वायर जो किया उसको हटाने के लिए हम अंडर रूट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला आपने अगेन फाउंडेशन में या बीकॉम में कहीं पढ़ा होगा, लेकिन लॉजिक हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्योर है क्या, क्लियर है, कहीं कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। तो बताइए तो फिर इसका वो निकाल के ही बता दो आप। इसका स्क्वायर करोगे तो आ गया 16, 1,
3641 16 प्लस ये कितना आ गया 58। श्योर। इस 58 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, डिवाइडेड बाय 5, और फिर करेंगे अंडर रूट, तो 3.41 आपका आ जाएगा। अंडर रूट में क्या आ रहा है 58 डिवाइडेड बाय 5, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा 3.41। ये आपकी रिस्क आ गई। इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी है, मतलब आंसर सेम आएगा बट फॉर्मूला सॉल्व करने जब जाओगे तो बड़ा आसान है। ये यहाँ जो प्लस माइनस हो रहा है ना, वहाँ वो वाली गलती नहीं होगी। प्लस माइनस में गलती कर दी तो दिक्कत हो सकती है, वहाँ वो वाली गलती अवॉइड हो जाएगी, राइट। वैसे चांसेस ऑफ एरर जो है वो सेकंड वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने पर कम होंगे। बोले क्या है वो फॉर्मूला, उसमें है अंडर रूट, इसी फॉर्मूले से बनाया हो, अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बोले यार ये तो बड़ा दिख रहा है, देखने में बड़ा दिख रहा है, बट सॉल्व करने में ये बड़ा छोटा सा है। आंसर विल बी सेम बट सॉल्व बड़ा आसानी से होगा। चेक करें आपको क्या कौन सा कॉलम चाहिए। एक चाहिए एक्स स्क्वायर का कॉलम। चलो हम यहाँ पे वापस एक्स वाला कॉलम लिखते हैं। कितना 10 15 20 12 और 13, 10 15 20 12 और 13। एक्स बार हम पहले से निकाल ही चुके हैं तो उसी को यूज़ कर लेंगे हम। अब हमें केवल एक कॉलम चाहिए, वो है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कॉलम मतलब 100, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 400, 144, 169। चेक कर लेना बस। कितना आया 1038, राइट। अब अंडर रूट में हमारे फॉर्मूले में क्या है, समीशन एक्स स्क्वायर। समीशन एक्स स्क्वायर मतलब 1038 डिवाइडेड बाय 10 नहीं 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और एक्स बार कितना है हम पहले निकाल चुके थे, एक्स बार इज 14, तो 14 का होल स्क्वायर। अब देखना कि अंडर रूट में अमाउंट सेम आ जाएगा। अंडर रूट में आ गया 11.6 और पहले भी यही आ रहा था। इसको सॉल्व करोगे तो 3.41। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया, प्लस माइनस करने की झंझट रही नहीं। श्योर। तो ये इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला हुआ। आप बिल्कुल नोट डाउन करना चाहो बिल्कुल कर लो। आप ये एग्जांपल दोनों तरीके से नोट डाउन कर सकते हो आप। पहले आप ये लिख लो इसका कंसेप्ट और ये सब, ये तो हमने समझा। एग्जांपल दूसरा लिया है, तो ये कंसेप्ट था। यहाँ से हमारा नोट डाउन करने का है, तो आप ये नोट डाउन कर लो। ये पहला तरीका है। दूसरे तरीके वाला मैं लिखवा आगे बढ़ा रहा हूँ, तो पहले ये लिख लो फिर दूसरा तरीका लिख दो, आंसर विल बी सेम।
हो गया नोट डाउन। चलो, रिस्क की कैटेगरी ये जो हमने लिखी, इस कैटेगरी का फॉर्मूला हम वापस से लिखते हैं। अब इसे रिपीट कर रहा हूं ताकि सब एक साथ आ जाए कि हमने रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी पढ़ा। राइट, उसमें हम पहला पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के दो फॉर्मूले, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अंडर रूट समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, या अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। वैसे ही अगर डिस्क्रीट सीरीज होगी तो डिस्क्रीट सीरीज तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, सेम चीज, समीशन f मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन f। राइट, फॉर्मूला खुद बना लोगे आप, या समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन f माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर प्रोबेबिलिटी हो तो डिस्क्रीट सीरीज ही विथ प्रोबेबिलिटी, कुछ नहीं, f की जगह p आ जाएगा। तो p आ जाएगा तो अंडर रूट समीशन p मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन p। लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ना है क्या, तो यही रोक दो, मत लिखो समीशन p, या समीशन पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन p ना लिखो तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी के हैं। राइट, डिपेंड्स ऑन सीरीज कि इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, या डिस्क्रीट विथ प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? श्योर? फिर एक क्वेश्चन दे दूं होमवर्क, वही वाला क्वेश्चन। चलो, ये जो हमने लिखा, बस इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड कर देता हूं, 10, 15, 20, 12, 13। एग्जाम्पल ले लो आप, 10, 15, 20, 12 और 13। ये एक सीरीज है। एफ में इसके सामने लिख देता हूं 2, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 2। आपको बताना है मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन कितना। राइट, हाँ, अब आपको आधे लोगों को ये दो फॉर्मूले हैं। राइट, तो इधर वाले जितने भी हैं वो फॉर्मूला नंबर 1 से कर रहे हैं, इधर वाले जितने भी हैं वो फॉर्मूला नंबर 2 से कर रहे हैं। आंसर सेम ही आना है तो चेक भी हो जाएगा, क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि फॉर्मूले काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राइट, इच्छा जरूर हो रही होगी कि फॉर्मूला नंबर 2 हमें मिल जाता, आसान था। ठीक है ना, कंफर्ट जोन हम क्यों चूज करें। इवन मुझे तो लगता है कि फॉर्मूला नंबर 2 जिनको मिला वो भी फॉर्मूला नंबर 1 से करो, मत करो कंफर्ट जोन वाली बात। हम क्रॉस चेक जब करेंगे तो फॉर्मूला नंबर 2 से करेंगे, है ना। बाकी आपको करना दोनों से है। इवन घर पे जाके जिन्होंने एक किया तो घर पे जाके दूसरे मेथड से भी कर लेना, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। 5 मिनट बाद हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 मिनट, टेक योर टाइम।
हो गया, हो गया। ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने x बार 14 ले लिया? यस, कितने लोगों ने x बार 14 ले लिया? बोले 14 ही तो था, 14 पिछले क्वेश्चन में था। बोले यहाँ पे क्या चेंज, डेटा तो वही है। नहीं, ये सीरीज आ गई डिस्क्रीट, डिस्क्रीट सीरीज आ गई, तो x बार का फॉर्मूला भी क्या है? x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। बल्कि वो तो पहले आपने सबको जोड़ के डिवाइड बाय 5 किया होता, मतलब x बार की डेफिनेशन ही चेंज हो गई। तो इन सबको जोड़ के मल्टीप्लाई करके एफ एक्स करके जो टोटल आएगा उसको इससे डिवाइड करना है, जो कि 10 है, तब जाके आपका x बार आएगा। तो ये हो गया 20, 45, 20, 24, 26। कितना आया? 135। राइट, तो x बार जो आएगा वो आएगा 13.5, ना कि 14। तो उससे आपका पूरा आंसर जो है वो गलत हो गया होगा। मैंने क्वेश्चन दिया है इसलिए कि ये गलती आप करो, ताकि एग्ज़ाम में आप याद रखो कि ये गलती जो है वो वापस से रिपीट ना हो। बस एग्ज़ाम में जब डिस्क्रीट सीरीज आए तो x बार भी डिस्क्रीट सीरीज का अलग होता है। शॉर्ट, चलो इस क्वेश्चन को हम चेक करने की कोशिश करते हैं। x सीरीज आपके पास थी 10, 15, 20, 12 और 13, ठीक है। फिर आपने एक किया होगा एक्स स्क्वायर, इवन इसका एफ भी बता दो, फ्रीक्वेंसी भी बता दो। कितना? 2, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 2। एक आपने किया होगा एक्स स्क्वायर और एक किया होगा एफ इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब उन दोनों कॉलम का टोटल। एक्स स्क्वायर किया होगा तो कितना? 100, 225, 400, 144, 169। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 200, 225 करते हुए जाओ, बताओ मुझे 675, ये हो गया 400, ये कितना हो जाएगा? 288, 169, 338। टोटल बताओ। कितना? 1901। ये टोटल आ रहा है, इसका टोटल हमें पहले से पता ही है 10। बस अब फॉर्मूले में रख दो, अंडर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट 1901 डिवाइडेड बाय समीशन एफ 10 माइनस 13.5 का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर बताओ। .80। This is your risk. क्लियर है? समझ आ गया? एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं अगले कंसेप्ट पे, रिस्क के ही अगले क्वेश्चन कंसेप्ट पे, वो है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की रिस्क, जिसको हम बोलेंगे RP। बेसिकली अगर आपके माइंड में ऐसा आ रहा हो तो निकाल लेना। कैसा? कि रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो मतलब R की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन रख लो। इसको अब नाम दे रहा हूं मैं सिग्मा, राइट? सिग्मा, राइट? इसका दूसरा नाम सिग्मा है। तो सिग्मा 1 W1 प्लस सिग्मा 2 W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। अगर माइंड में ये आ रहा है तो ये निकाल लेना। दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। बोले क्यों? रिटर्न में तो ऐसा ही किया था, रिटर्न में किया था, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से सुना। रिस्क का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएशन। एक सिक्योरिटी है, मान लो
वो रिस्की है, उसमें फ्लक्चुएशन रिस्की है, मान लो 20% रिस्क है उसकी, ठीक है। एक सिक्योरिटी है जिसकी 20% रिस्क है, ठीक है। एक और सिक्योरिटी है जिसकी भी 20% रिस्क है, दोनों 20-20% रिस्क की है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, रिस्क तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती है। मान लो इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है वो है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, लेट्स से। तो क्या होगा, जब एक शेयर बढ़ रहा होगा ना तो दूसरा शेयर गिर रहा होगा। तो क्या होगा, दूसरे शेयर जब गिरने से जो नुकसान हो रहा होगा ना वो इस वाले शेयर से कवर हो जाएगा। मतलब रिस्क में केवल सिंपली वेटेड एवरेज मैटर नहीं करता, रिस्क में कोरिलेशन भी मैटर करता है। क्योंकि एक सिक्योरिटी जब गिर रही होगी, माना कि वो रिस्की है 20% की, एक सिक्योरिटी 20% की और है जो भी रिस्की है, बट एक सिक्योरिटी जब गिर रही होगी और दूसरी बढ़ रही होगी तो वो रिस्क को तो नलीफाई कर देगी ना, एक के लॉस को दूसरे के प्रॉफिट से कवर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब नेगेटिव कोरिलेशन होने पे दो सिक्योरिटी की कंबाइंड रिस्क सिंपली वेटेड एवरेज नहीं हो सकती। क्या पॉजिटिव पे होगी? नहीं, पॉजिटिव में भी परफेक्टली 1 पॉजिटिव है तो वहां सवाल कुछ और होगा। समझ पा रहे हो? बट सिंपली ये वाला फॉर्मूला तो लगता हुआ नहीं दिख रहा ना हमें, ये वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि कोरिलेशन मैटर्स। समझ पा रहे हो? तो दो सिक्योरिटी को मिलाने से रिस्क 0 भी हो सकती है। एक सिक्योरिटी 20% की रिस्क, दूसरी सिक्योरिटी 20% की रिस्क, और दोनों को मिला दिया, पता चला दोनों 0 हो गई। क्यों? क्योंकि एक की रिस्क जब गिरती है तो वो बढ़ जाती है, तो वो उनकी रिस्क नलीफाई होकर खत्म हो रही है। तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जब भी फॉर्मूला कोई सा भी आएगा, मतलब अंडर रूट आएगा ही आएगा, ये श्योर है 100%, राइट। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई सा भी फॉर्मूला हो, अंडर रूट आएगा। आपने कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व किया? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस कुछ वैसा ही आपको यहाँ पे करना है कि सिग्मा 1 w1 का स्क्वायर, मतलब मान लो ये a है, प्लस सिग्मा 2 w2 का स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 w1 w2। यहाँ तक की कहानी तो वही हो गई। आप बोलोगे सिग्मा 1 w1 है, और यहाँ बोलोगे आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 एक साथ लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? मल्टीप्लाई। मैं अगर सिग्मा 1 w1 और सिग्मा 2 w2 लिखूं, या सिग्मा 1 सिग्मा 2 w1 w2 लिखूं, बात तो एक ही, राइट? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने ऐसा लिख दिया, सिग्मा सिग्मा एक साथ लिख दिया, w एक साथ लिख दिया। आप चाहो तो सिग्मा 1 w1 सिग्मा 2 w2 एक साथ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। मल्टीप्लाई तो होना ही होना है अल्टीमेटली उसको। बस एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, वो आएगी r12। r12 मतलब ये 2 r नहीं है, r बिटवीन सिक्योरिटी 1 एंड सिक्योरिटी 2। ये है कोरिलेशन। कोरिलेशन मल्टीप्लाई होगा, बस बाकी सब कहानी वैसी की वैसी। श्योर। तो ये बन गया आपका किसका फॉर्मूला? रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखना है बस, राइट। सिग्मा 1 w1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 w2 का स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 w1 w2। एक चीज एक्स्ट्रा लिखी हमने, r12। ये तो हो गया 2 सिक्योरिटी के लिए। समझ पा रहे हो? लेकिन अगर 3 सिक्योरिटी हुई तो, अगर सिक्योरिटी हुई 2 की जगह 3 सिक्योरिटीज हुई तो क्या होगा? तो मेरे माइंड में ऐसा आ रहा है, मुझे सही है गलत है ये बताना, मेरे माइंड में ऐसा आ रहा है कि अंडर रूट सिग्मा 1 w1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 w2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 w3 का स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 w1 w2 w3 r123। 3 है तो 3 आ गया, 4 है तो 4 आ जाएगा। पहले तो ये समझ लो कि कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी 2 ही होता है, 3 सिक्योरिटी के बीच में कोरिलेशन नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? कोरिलेशन हमेशा 2 सिक्योरिटी के बीच निकलेगा। ऊपर से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सोल्व किया आपने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तो ठीक है,
+3 आता है क्या वहाँ पे? नहीं, +2ab +2bc +2ca, याद आ रहा है? बस कुछ वैसा ही यहाँ होगा, तो ये करने की गलती मत कर देना, मेरे माइंड में गलत गलत चीज़ें आती है, आप उसको करेक्ट कर लेना। तो +2, अब दो दो के पेयर बनाओ, +2 σ1 σ2 W1 W2 R12, फिर +2 σ2 σ3 W2 W3 R23, +2 σ1 σ3 W1 W3 R13। मेरे माइंड में एक कॉम्बिनेशन और आ रहा है, σ3 σ1 1 3 या 3 1, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। दो दो के पेयर 3 ही बन सकते हैं मैक्सिमम, श्योर। तो ये 3 सिक्योरिटी पोर्टफोलियो। एक लास्ट बता दो बस मुझे यार, 4 सिक्योरिटी पोर्टफोलियो बना के। तो पहले तो आप मुझे बताओ कि 4 सिक्योरिटीज में दो दो के कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं मैक्सिमम? 4 सिक्योरिटीज में दो दो के कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, बताओ। बनाने दो दो के पेयर ही। बताओ। 4, ठीक है। ऐसा तो नहीं लग रहा है 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 5, ठीक है। और कोई? 6 भी आ रहा है किसी का, ठीक है। और कोई? चलो अब हम बनाते हैं, देखते हैं कितने बन सकते हैं। मान लो 1 2 3 4, बनाओ दो दो के पेयर। तो 1 and 2, ठीक है। 2 and 3, 3 and 4, 4 and 1, 4 तो ये बन गया। देखो अब 2 and 4 भी बन सकता है क्या? बन सकता है। 3 and 1 भी बन सकता है क्या? बन सकता है। बस सारे कॉम्बिनेशन आ गए। 1 and 3, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, 3 and 1, 1 and 3। तो अब देखो कि 6 पेयर बन गए, ये मैक्सिमम है। क्लियर है? कुछ 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। चलो, तो क्या फॉर्मूला बना पाओगे आप? बनाओ। हालांकि आज तक कभी ये 4 सिक्योरिटी वाला आया नहीं, फिर भी बना तो लो एक बार। σ1 W1 का स्क्वायर प्लस σ2 W2 का स्क्वायर प्लस σ3 W3 का स्क्वायर प्लस σ4 W4 का स्क्वायर प्लस 2 2 कितनी बार आ जाएगा ये? 6 बार। फिर कॉम्बिनेशन जमाना है, σ1 W1। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, चाहो तो वैसा ही पहला से σ1 σ2 W1 W2 R12, फिर σ2 σ3 W2 W3 R23, फिर σ3 σ4 W3 W4 R34। कैसे बना पाओगे फॉर्मूला पूरा? दो दो के पैर बस आगे बढ़ाने हैं। 6 पैर हमने जो अभी बनाए साइड में, श्योर। तो ये जो कंसेप्ट है ये नोट डाउन कर लो। 2 सिक्योरिटी पोर्टफोलियो, 3 सिक्योरिटी पोर्टफोलियो और 4 सिक्योरिटी पोर्टफोलियो। हेडिंग है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सिग्मा पी। ये नोट डाउन कर लो सारा, और फिर हम इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं।
हो गया नोट डाउन? हो गया। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार आप लोग पढ़ो, पहले सवाल का जवाब दो एटलीस्ट। अब नाउ यू हैव टू जज कब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। कुछ फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं, अब उनमें से कौन सा लगेगा वो मैं नहीं बता रहा, यू हैव टू जज। एटलीस्ट फर्स्ट सवाल का जवाब तो आप मुझे अभी दे रहे हो कि इज इन्वेस्टिंग इन बी लिमिटेड इज बेटर देन इन्वेस्टिंग इन ए लिमिटेड। बोले कैसे देंगे, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। बड़ा आसानी से, हमने फर्स्ट डे जो पढ़ा था ना, बोला था काम बाद में आएगा, आज काम आएगा। वो ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, बस दोनों का चार्ट बना लो, उतने में ही काम हो जाएगा। दोनों का रिस्क बोलो और दोनों का रिटर्न बोलो। ए लिमिटेड है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 22% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40%। और वैसे ही बी लिमिटेड का है 24% और 38%। राइट, बताओ इन्वेस्टिंग इन बी इज बेटर देन इन्वेस्टिंग इन ए। यस, क्यों? क्योंकि देखो रिस्क भी कम है और रिटर्न भी ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन फिर कहाँ मिलेगी अगेन। तो हम क्या बोलेंगे, यस इन्वेस्टिंग, लिखवा रहा हूँ मैं, लिख लो आप। यस, इन्वेस्टिंग इन बी इज बेटर देन इन्वेस्टिंग इन ए बिकॉज yes, investing in B is better than investing in A because we are getting higher return at lower risk. We are getting higher return at lower risk. क्या हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है लोअर रिस्क पे? ठीक है, ये तो कहानी खत्म हो गई। इस पार्ट के लिए क्वेश्चन था भी नहीं। पार्ट नंबर 2 पढ़ के मुझे बताओ कि फॉर्मूला कौन सा वाला अप्लाई हो रहा है। कि इफ यू इन्वेस्ट इन बी लिमिटेड 30% एंड 70% इन ए लिमिटेड, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। कौन सा फॉर्मूला लगेगा रिटर्न में? कौन सा लगेगा? CAPM, D1P1, कौन सा? या एक्स बार? स्टैंडर्ड डेविएशन में कौन सा? अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, या समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट में, या प्रोबेबिलिटी वाला? कौन सा? जो CAPM बोल रहे हैं वो ध्यान से सुन लो। CAPM इंडिविजुअल सिक्योरिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। राइट, बोला कंबाइन पे भी लग सकता है। हाँ बिल्कुल लग सकता है, पर अभी के लिए मानो कि वो इंडिविजुअल का फॉर्मूला है और हमें निकालना क्या है। बोले ये कैसे पता चल रहा है? जब भी आपको वेट दिया हो ना, वेट मतलब आप इतने % इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो या इतना % इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, या अमाउंट दिया हो ना कि इतना रुपए आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या इतने रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन दी हो ना, तब आपको उस कंपनी के रिटर्न के बारे में बात थोड़ी कर रहे हैं। वो तो आपको बोल रहे हैं कि इतना इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, इतना इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बताओ रिटर्न कितना। और ऊपर से कंपनी का रिटर्न तो आपको गिवन है ना, कंपनी का रिटर्न निकालने की जरूरत ही कहाँ रही? इट इज गिवन इन क्वेश्चन। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब फॉर्मूला जो लगेगा, भले स्टैंडर्ड डेविएशन में पोर्टफोलियो वर्ड यूज कर लिया, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के सामने पोर्टफोलियो नहीं लिखा, लेकिन है तो वो पोर्टफोलियो का ही ना। कंबाइंड रिटर्न ही तो पूछ रहे हैं कि आप 30% बी में लगाते हो, 70% ए में लगाते हो, तो बताओ रिटर्न कितना। मतलब आपको फॉर्मूला लगाना है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का। मतलब
R1W1 प्लस R2W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2, ये फॉर्मूला लगेगा। इसको और आगे बढ़ाएं तो R1 कितना है 22, किसी को भी R1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना कि जल्दबाजी में यहाँ पे मल्टीप्लाई में 0.3 मत लिख देना, क्योंकि A लिमिटेड में 30% नहीं है, वो B लिमिटेड पहले दे रहे हैं और A लिमिटेड बाद में दे रहे हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई 0.70 लिखना। जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं, जो पहले डेटा दिया वो A पे अप्लाई कर देते हैं, दूसरा डेटा दिया वो B पे अप्लाई कर देते हैं। प्लस 24 इंटू 0.30 डिवाइडेड बाय 0.7 प्लस 0.3 1 ही होना है, तो 1 डिवाइड लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बताओ आंसर कितना आ रहा है? कितना? 22.6%। अब मुझे बताओ स्टैंडर्ड डिविएशन का कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? कौन सा वाला? प्रोबेबिलिटी वाला, इंडिविजुअल वाला, डिस्क्रीट वाला, कि कोई सा ही नहीं? कोई सा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो सब इंडिविजुअल के फॉर्मूले है। यहाँ आपसे पोर्टफोलियो पूछा है। पोर्टफोलियो मतलब अभी जो पढ़ के आया वही ना, सिग्मा 1 W1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 W2 का स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 W1 W2 R12। चलो इसको लिखने की कोशिश करते हैं। सिग्मा 1 कितना है 40 ए सिक्योरिटी का, W1 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 38 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई R12 कितना दिया है क्वेश्चन ने? 0.72 कोरिलेशन 0.72। श्योर। और अंडर रूट में बताओ कितना आ रहा है? तो एक बार में कैलकुलेटर पे करने का तरीका बताऊं आपको, एक बार में मेरे साथ ही टाइप करना, बस कर वही रहा हूं जो लिखा है और वो आपको पता भी होगा, पर फिर भी 40 टाइप करो, 40 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई इक्वल टू, मतलब स्क्वायर हो गया, मेमोरी प्लस। वापिस से बता रहा हूं अगर कोई रह गया है, 40 इंटू 0.7 मल्टीप्लाई इक्वल टू मतलब स्क्वायर, मेमोरी प्लस 38 इंटू 0.3 38 इंटू 0.3 मल्टीप्लाई इक्वल टू 38 इंटू 0.3 मल्टीप्लाई इक्वल टू मेमोरी प्लस, फिर 2 इंटू 40 इंटू 38 इंटू 0.7 इंटू 0.3 इंटू 0.72 इक्वल टू एम प्लस। सब मेमोरी प्लस में आ गए, मेमोरी रिकॉल कर दो तो कितना है 1373.608 आ रहा है क्या? उसका अंडर रूट कर दो तो वो आ गया 37.06%। आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट पोर्टफोलियो एंड हाउ मच इज द फ्री रेट नहीं है, इसके आगे एक वर्ड जोड़ दो, हाउ मच इज द रिस्क फ्री रेट। हाउ मच इज द रिस्क फ्री रेट क्या कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे? अगर ध्यान से देखो तो क्या कैलकुलेट करना है? मार्केट का रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न, मतलब RM और RF, RM और RF कैलकुलेट करना है। अब RM और RF दो चीजें मिसिंग है। अगर हम तीसरे पार्ट की तरफ मूव करें और तीसरे पार्ट में कंपनी ए के लिए अगर एक इक्वेशन बनाए तो कंपनी ए की इक्वेशन क्या बनेगी? कंपनी ए का रिटर्न कितना है 22 इज इक्वल टू RF नहीं पता, प्लस RM नहीं पता, मल्टीप्लाई RF नहीं पता, मल्टीप्लाई बीटा ये पता है कितना 0.86। लेकिन ये तो एक इक्वेशन हुई, वैल्यू दो मिसिंग है, सॉल्व हो सकती है क्या? नहीं। लेकिन क्या ऐसा कर सकता हूं मैं? कंपनी बी की एक इक्वेशन बना दूं 24 इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई 1.24। दो इक्वेशन दो वैल्यू तो सॉल्व हो सकती है ना, ये तो हमने देखा है ना 11th 12th में। दो इक्वेशन दो वैल्यू, इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देना, फिर इक्वेशन को एक इक्वेशन के बिलो रख के फिर हम एक को क्रॉस कर देते हैं और ऐसा कुछ करते हैं, याद आ रहा है क्या?
आपको जैसा करना है वैसा करके लाओ। कल मैं एक शॉर्टकट ज़रूर बताऊंगा इसका, आप वैसा भी करोगे आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो क्या मैं इसके बाद यहाँ से होमवर्क दे दूँ कि नहीं ये वाला क्वेश्चन, हम ये इक्वेशन वाला जैसे ही आता है हमको समझ नहीं आता, तो हम तो करना चाहते हैं बोर्ड पे, कल वैसे भी बोर्ड पे होना है मुझे पता है, बट एक ट्राई करके आने में कोई आपत्ति तो नहीं। राइट, ये इक्वेशन 1 है, इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल ही देना, इसको भी मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल ही देना। राइट, तो ब्रैकेट खोल दोगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। आर एफ और आर एम जो है वो 2 हैं तो 1 कर देना उसको, वो आप जैसे ही सॉल्व करोगे समझ आ जाएगा आपको। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, श्योर। तो ये आप नोट डाउन करना चाहो बिल्कुल कर लो। ये था पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 3 तो वैसे भी होमवर्क ही गया है 2 इक्वेशन बनाने के बाद। पार्ट 1 में हमने कुछ लैंग्वेज लिखी थी। राइट, यस इन्वेस्टिंग इन बी इज़ बेटर देन, तो वो उस पार्ट के जज्बात लिख देना, या लिख ही ली हो तो उसके ऊपर वो पार्ट नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पार्ट 2 में ये 2 आंसर है, ये ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, और 3 में ये इक्वेशन है। पार्ट 1 तो हमने लिख ही लिया, 2 और 3 नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना। आज का लेक्चर फिर हम यही रोक रहे हैं। क्वेश्चन जो होमवर्क आया आपके लिए वो कौन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का ये थर्ड वाला पार्ट। 4th नहीं करना है अभी, 4th हमने पढ़ा नहीं है, बड़ा आसान, लेकिन पढ़ा नहीं तो हम जब पढ़ेंगे तब कर लेंगे वापस। तो 4th अभी नहीं करना है, केवल थर्ड वाला पार्ट। और अगर होमवर्क दिया जाए आपको, एक क्वेश्चन और ले लो बस लास्ट, उसके बाद है तो बहुत सारे पर मैं अभी नहीं दे रहा। एक को 2 चीज़ें और पढ़ेंगे फिर देंगे तो कंफ्यूजन थोड़ा और बढ़ेगा तो मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, रितेश होटल से वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। जो नहीं आता है वो कल बोर्ड पे हम करेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर तो आज का लेक्चर हम यहीं रोक रहे हैं, कल कंटिन्यू करते हैं विथ न्यू कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।